What's up, my incredible viewers? My name is Udbhav and I'm back with another great episode on Eat Code Repeat. आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट वर्जन की जो 16 जून 2020 से ECMAScript स्टैंडर्ड बन चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 फीचर्स दैट यू शुड नो इन ES 2020। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे ब्राउज़र सपोर्ट की। आप देख सकते हैं कि ES 2020 क्रोम ब्राउज़र पर ऑलरेडी सपोर्टेड है और बहुत ही जल्द सारे ब्राउज़र्स इसको सपोर्ट करने लग जाएंगे। जब तक आपके टारगेट ब्राउज़र्स पर इसका सपोर्ट नहीं आता है, आप बेबल यूज़ करके ES 2020 में कोड लिख सकते हैं। बेबल क्या है? बेबल एक जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है जो कि आपके ES 2020 में लिखे गए कोड को बैकवर्ड कंपैटिबल वर्जन में कन्वर्ट कर देता है ताकि पुराने ब्राउज़र्स भी इसको सपोर्ट कर सकें। पहला फीचर जिसकी हम बात करेंगे वो है promise.allSettled। promise.allSettled वेट करता है सारे प्रोमिसेस के या तो फुलफिल या रिजेक्ट होने का। तो आज हम समझेंगे promise.allSettled कैसे काम करता है और इसको हम कंपेयर करेंगे promise.all के साथ एंड promise.raise के साथ। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है promise.raise। promise.raise लेता है एक एरे ऑफ प्रोमिसेस। हमारे पास है यहाँ पे 3 प्रोमिसेस, promise 1, promise 2 एंड promise 3, और इनको हमने रिजॉल्व किया है 500 मिली सेकेंड में, 200 मिली सेकेंड में और 100 मिली सेकेंड में। अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें कॉलबैक फंक्शन के अंदर मिलता है वैल्यू 3। इसका रीज़न ये है कि जो प्रॉमिस सबसे पहले रिजॉल्व हुआ यानी कि 100 मिली सेकेंड पे उसने वैल्यू रिटर्न करा 3। अब देखेंगे कैसे काम करता है promise.all। तो आप देख सकते हैं कि promise.all रिटर्न करता है सारे रिजॉल्व प्रोमिसेस की वैल्यूज़। तो ये वेट करता है सारे प्रोमिसेस के रिजॉल्व होने का और फिर कॉलबैक फंक्शन के अंदर एक एरे मिलता है जिसके अंदर सारे प्रोमिसेस के अगेंस्ट रिजॉल्व वैल्यूज़ मिल जाती हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा promise.all के साथ प्रॉब्लम क्या है। लेट्स से मैं किसी एक प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देता हूँ। तो promise 1 एंड promise 2 सक्सेसफुली रिजॉल्व हो रहे हैं और promise 3 को हमने रिजेक्ट कर दिया। इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि promise.all हमें एरर कॉलबैक फंक्शन के अंदर ले जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक भी प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाती है तो बाकी सारी रिजॉल्व प्रोमिसेस की वैल्यूज़ को भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कैसे काम करता है promise.allSettled। तो आप देख सकते हैं कि पहले 2 प्रोमिसेस रिजॉल्व हो रहे हैं और थर्ड प्रॉमिस रिजेक्ट किया जा रहा है। इसको रन करेंगे। आप देख सकते हैं promise.allSettled के सक्सेस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमें मिलता है एक एरे जिसमें मिलता है हर प्रॉमिस के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट। अगर प्रॉमिस फुलफिल्ड है तो उसमें आपको वैल्यू मिल जाएगी और अगर प्रॉमिस रिजेक्टेड है तो आपको मिलेगा रीज़न। अगला टॉपिक है string.matchAll। ये मेथड स्ट्रिंग के प्रोटोटाइप में ऐड किया गया है और ये रिजेक्ट्स के सारे मैचेस के अगेंस्ट एक इटरेटर रिटर्न करता है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। हमारे पास है एक स्ट्रिंग test1 test2 और इसके ऊपर हम कॉल करेंगे मेथड .match। तो आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में टेस्ट के 2 अक्रेंसेस हैं बट string.match एक ही रिजल्ट रिटर्न करता है। अब हम इसको चेंज करके मैच ऑल कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे रिजल्ट में टेस्ट के सारे मैचेस अवेलेबल हैं। इसकी जगह आप रिजेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो .matchAll को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ये किसी रिजेक्ट्स के सारे ऑकरेंसेस को मैच करके रिटर्न करता है, ना कि सिर्फ पहले मैच को। थर्ड टॉपिक है ग्लोबल दिस। ग्लोबल दिस किसी भी इन्वायरमेंट के उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है जो सारे इन्वायरमेंट में कंसिस्टेंट हो और ये आपको मदद करता है क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड लिखने में। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। आप देख सकते हैं कि ब्राउज़र्स में आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलता है विंडो। सिमिलरली नोड इन्वायरमेंट में विंडो अवेलेबल नहीं होता है। नोड में ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है ग्लोबल। सिमिलरली वेब वर्कर्स में ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है सेल्फ।
तो अभी तक अगर हमें ऐसा कोड लिखना होता था जो सारे इन्वायरमेंट में कंपैटिबल हो, तो कुछ ऐसा हैक लगाना पड़ता था। ग्लोबल दिस ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो अगर आप ग्लोबल दिस को किसी भी इन्वायरमेंट में एक्सेस करेंगे, ये आपके ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्राउज़र कंसोल में लिखें ग्लोबल दिस, तो आप देखेंगे कि ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अगला टॉपिक है ऑप्शनल चेनिंग। ऑप्शनल चेनिंग की मदद से आप डीपली नेस्टेड ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। समझते हैं एक एग्जांपल से। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है ए, जिसकी वैल्यू अगेन एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है बी। तो अगर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट ए डॉट बी तो आपको मिलेगा 11, बट अगर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट एक्स डॉट वाई तो ये देगा जावास्क्रिप्ट एरर, बिकॉज ऑब्जेक्ट डॉट एक्स इज अनडिफाइंड और अनडिफाइंड डॉट वाई आप लिख रहे हैं, जो कि देता है जावास्क्रिप्ट एरर। इसी प्रॉब्लम को फिक्स किया गया है ऑप्शनल चेनिंग की मदद से, और इसका सिंटेक्स होता है ऐसा कुछ। तो अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे, तो आप कितने भी लेवल तक डीपली नेस्टेड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को एक्सेस करें, आपका कोड नहीं फटेगा और आपको मिलेगा अनडिफाइंड। नेक्स्ट टॉपिक है नलिश कोलेसिंग। नलिश कोलेसिंग आपको देता है एक एबिलिटी टू चेक नलिश वैल्यूज इंस्टेड ऑफ फॉल्सी वैल्यूज। इसका मतलब क्या है? आप देख सकते हैं कि इस टेबल के राइट साइड में जो वैल्यूज हैं ये सारी फॉल्सी वैल्यूज हैं और टेबल के लेफ्ट साइड में नलिश वैल्यूज हैं। तो बेसिकली दो ही नलिश वैल्यूज होती हैं और इसको यूज कैसे करेंगे ये समझते हैं एग्जाम्पल से। अगर आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं तो आपको पहले ऐसे कोड लिखने की ज़रूरत पड़ी होगी जिसमें आप एक फॉलबैक वैल्यू सेट करते हैं अगर आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू अनडिफाइंड होती है या फिर नल होती है, राइट। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू 0 है या फॉल्स है या नैन है तो इस केस में भी फॉलबैक वैल्यू सेट हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन है नलिश कोलेसिंग। इसको हम लिखते हैं डबल क्वेश्चन मार्क यूज़ करके। तो इसका सिंटेक्स होता है कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी वैल्यूज़ नलिश हैं यानी कि अनडिफाइंड या नल हैं तो फॉलबैक वैल्यू सेट होते हैं, और अगर आपकी वैल्यूज़ फॉल्सी वैल्यूज़ हैं अदर देन नलिश वैल्यूज़ तो इसमें आपकी ओरिजिनल वैल्यू ही रिटर्न होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिग इंट की। बिग इंट रिप्रेजेंट करता है नंबर्स ग्रेटर देन 2^53 - 1। ये जावास्क्रिप्ट में सेफली यूज़ किया जाने वाला सबसे बड़ा नंबर है। कैसे डिफाइन करेंगे बिग इंट? इसको आप डिफाइन कर सकते हैं या तो इंटीजर के एंड में n अपेंड करके या तो बिग इंट फंक्शन कॉल करके। लेकिन बिग इंट की ज़रूरत क्या थी ये समझते हैं एक एग्जाम्पल से। हमने बनाया एक वेरिएबल n और उसको असाइन कर दिया लार्जेस्ट पॉसिबल सेफ इंटीजर। उसको हमने 3 बार इंक्रीमेंट कर दिया और फिर उसको प्रिंट करेंगे। देखते हैं क्या होता है इसका आउटकम। तो आप देख सकते हैं कि 3 बार इंक्रीमेंट करने के बावजूद n की वैल्यू एक बार ही इंक्रीमेंट हुई है। इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए ज़रूरत पड़ी बिग इंट की। अगर आपको ज़रूरत है इस नंबर से बड़े नंबर्स पे काम करने की तो आप यूज़ कर सकते हैं बिग इंट का। अब हम बनाएंगे एक दूसरा वेरिएबल बिग एन और उसको असाइन कर दिया सेम नंबर। डिफरेंस ये है कि इसके एंड में हमने अपेंड कर दिया n, जिसके कारण ये बिग इंट बन गया। अब हम इसको करेंगे 3 बार इंक्रीमेंट और फिर करेंगे इसको प्रिंट। तो आप देख सकते हैं कि 3 बार इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू करेक्टली अपडेट हुई है। अगला फीचर है डायनामिक इंपोर्ट। डायनामिक इंपोर्ट को यूज़ करके हम डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए हमें किसी भी मॉड्यूल बंडलर्स की ज़रूरत नहीं होगी। समझते हैं इस एग्जाम्पल से। डायनेमिक इंपोर्ट का फ़ायदा ये है कि इसको रन टाइम पर कंडीशनली भी यूज़ किया जा सकता है। इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो इफ स्टेटमेंट के अंदर मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। अगला फीचर है import.meta। import.meta की मदद से हम किसी भी जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल के कंटेंट स्पेसिफिक मेटा डेटा को देख सकते हैं। import.meta एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रोटोटाइप होता है null। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा मॉड्यूल है myModule.js, अगर हम प्रिंट करेंगे import.meta तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर इस मॉड्यूल का URL होगा। नेक्स्ट फीचर इज नेम स्पेस एक्सपोर्ट्स।
मॉड्यूल नेम स्पेस एक्सपोर्ट्स एक नया सिंटेक्स इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको यूज़ करके हम एक लाइन में मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। एक्सपोर्ट पहले भी कर सकते थे, लेकिन अभी तक ये काम करने के लिए 2 लाइन्स लिखनी पड़ती थी। ये देखिए पुराना सिंटेक्स, इसमें हमने सब कुछ इंपोर्ट करा, फिर अगली लाइन में उसको एक्सपोर्ट कर दिया। ES 2020 की मदद से हम इसको एक लाइन में लिखवाएंगे, एक्सपोर्ट स्टार एज यूटिल्स फ्रॉम फाइल पाथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर इन मैकेनिक्स। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इटरेट करने के लिए फॉर इन फीचर पहले से हमारे पास था, लेकिन जिस ऑर्डर या सीक्वेंस में फॉर इन रन होता है उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है ES 2020 में। अभी तक क्या होता था, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंट इंजन्स का अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन था, जिसके बेसिस पे फॉर इन का ऑर्डर डिसाइड होता था। ES 2020 में क्या हुआ है, सारे इंजन्स ने अग्री किया है कि वो अपने इम्प्लीमेंटेशंस को कंसिस्टेंट कर देंगे, जिसके कारण फॉर इन रन होने का जो ऑर्डर है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। I'll see you again.